संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के बहुत तेज तर्राट और बेबाक नेता माने जाते थे। बहुत अच्छे से आप उन्हें जानते होंगे कि मौके मौके पर वह मोदी जी पर और बीजेपी पर तमाम तरह के अपने व्यू रखा करते थे। और हाल ही में उनकी जो है कांग्रेस पार्टी से कुछ मतभेद हुए और उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के लिए उनका निष्कासन तैयार कर लिया गया था, लेटर तैयार कर लिया गया था। उसके पहले वह भी मूड बना चुके थे कि वो इस्तीफा देंगे, तो उनका इस्तीफा देना और निष्कासन होना दोनों एक ही समय पर हुआ। इस समय वो लगातार जनता से और वोटर से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कांग्रेस को अपना वोट देने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप उस पार्टी को, अगर कांग्रेस पार्टी को या उसके गठबंधन को वोट देते हैं तो आप देश के खिलाफ वोट दे रहे हैं। क्यों? उन्होंने बताया कि जिस पार्टी के नेताओं के और पार्टी के स्वयं के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, जो स्वयं पार्टी और अपने हालात नहीं सुधार पा रहे हैं, वो देश को क्या, देश के क्या हालात सुधारेंगे? तो ऐसे नेता या ऐसे गठबंधन पर अगर आप भरोसा करते हैं तो आप अपना वोट व्यर्थ करते हैं और वोट बेकार करते हैं, और देश के भले में आपका ऐसा वोट नहीं जाने वाला है। अभी हाल ही में वह जो है पार्टी से निष्कासित किए गए थे। इसके अतिरिक्त आप लगातार देखे होंगे कि इंडी गठबंधन और जो इनके पार्टनर हैं उनकी तरफ से दो तीन चीजें बार बार प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि जनता के दिमाग में एक भ्रम डालने की कोशिश की जा रही है जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और अगर आप इसको थोड़ा सा तर्क के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। इनके पास अपना कोई ढंग का जनता के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास घोषणा पत्र ऐसा नहीं है। और जिस तरीके का घोषणा पत्र राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिखाया है जनता को, उससे ना देश का भला होना है, ना स्थायी रूप से जनता का भला होना है। सिर्फ मोदी के खिलाफ जो कहीं थोड़ा बहुत किसी के में रोष है, जो समर्थक भी रहे हैं, उनको वो अपने में लेना चाह रहे हैं, और बाकी ऐसे फ्लोटिंग वोटर्स को जो कि जल्दी भ्रम में आ जाते हैं, उनको भ्रम में डालने के लिए दो तीन बातें उछाल रहे हैं, जैसे कि ईवीएम की बात उछालते हैं, ईडी सीबीआई की बात उछालते हैं, और तमाम और तरीके की भी बातें जोड़ देते हैं उसमें। तो आप ये समझिए कि ईडी और सीबीआई पहले भी थी, वह इनके समय में भी काम करती थी, और किस तरीके से यह गठबंधन बनाते थे इसका प्रयोग करके यह भी अच्छे से लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, जितना यह चिल्ला रहे हैं इतना कभी बीजेपी नहीं चिल्लाती थी, कार्रवाई होती थी, और बीजेपी इनके जैसा करप्शन भी नहीं करती थी कि इनको इतना मौका मिलता कि कार्रवाई करते। क्योंकि जिस समय इनकी यूपीए की सरकार थी, अगर ये उस समय ईडी और सीबीआई का सही से प्रयोग करते तो इनके गठबंधन में ही महा घोटाला चल रहा था, और असली प्रयोग तो इसका वही होता। और जनता इसी घोटाले से 10 साल उबने के बाद, आतंकवाद से उबने के बाद, और गठबंधन की सरकार में जो लूट मची हुई थी उससे उबने के बाद, थकने हारने के बाद, आज जब इनको हटा के मोदी सरकार को लाई, तो बहुत से मोर्चे पर सरकार और देश और जनता यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की विदेश नीति देख लीजिए, बॉर्डर पर सेना को देख लीजिए, अंदर अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, और आईएमएफ और इनके विशेषज्ञों के द्वारा भी बार बार यह कहा जा रहा है कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, और आने वाले समय में भारत की वृद्धि दर और रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा। तो किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस के इनके गठबंधन के जो फैलाए जा रहे भ्रम में मत पड़िए। और दूसरी बात जो कही जाती है कि करप्ट जो जो इनको सिर्फ अपनी पार्टी, जो मतलब इनकी पार्टी में आ गया, वह जो है वह साफ हो गया, और जो इनकी पार्टी में नहीं आया, जैसा कि ईडी के प्रयोग के बारे में कहा जा रहा था, तो रोहन गुप्ता जो कि अहमदाबाद से जिनको टिकट दिया गया था, वह टिकट लौटा दिए थे, और उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता रहे हैं और मीडिया सेल के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, तो वो उन्होंने टिकट भी लौटा दिया था, पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद खुलकर उन्होंने कहा कि आज मैं खुलकर कुछ कह पा रहा हूं। उन्होंने बताया कि पार्टी राष्ट्र और राम विरोधी, सनातन विरोधी हो चुकी है, और पार्टी पूरी तरीके से भटक चुकी है, पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। ऐसा कहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन की, और उन्होंने कहा, इस बात की सफाई दी कि कहीं से भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि उनको सीबीआई या ईडी का कोई भय बीजेपी की तरफ ले गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां मुझे राष्ट्रहित में नजर आ रही हैं, और मोदी जी के कार्यों से वो काफी प्रभावित महसूस कर रहे थे, इसलिए वो छोड़ के आए। इसके पहले भी बहुत से ऐसे नेता आए हैं जिनके विषय में आप ये कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि वो मोदी जी की नीतियों से खुश हो गए, मोदी जी के कार्य, उनकी मेहनत से खुश हो गए, उनके जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ उनका छवि बनी है उसको लेकर वह
बहुत प्रभावित हैं और कांग्रेस में उन्हें कोई दिशा नहीं दिख रही, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। कांग्रेस को ये संजय निरुपम ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग की तरीके से हो गई है, जिसमें जिसमें रहना सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने कहा है कि सभी पार्टी के जो समझदार नेता हैं, जो राष्ट्र का चिंतन करते हैं, वह तेजी से पार्टी को छोड़कर निकल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो बचे हुए हैं उनको भी उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी को जितना जल्दी छोड़ देंगे उतने में आपका हित है। और आपने देखा होगा कि इसी तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि मोदी की नीतियों से, जो कि कभी बड़े आलोचक होते थे, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वह छोड़कर चले आए। अब क्या आरोप लगा सकते हैं आप उन पर कि उनको कौन सा लालच था, या उनको कौन सा टिकट मिल रहा था, या कौन सा सीबीआई और ईडी उनके पीछे लगी थी, या किस तरीके का कुछ चक्कर था? ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक अगर आप ईवीएम की बात करेंगे, तो हैदराबाद में ओवैसी जब जीतते हैं तो वहाँ ईवीएम सही रहती है। इसके बाद दिल्ली में जब बहुमत के साथ केजरीवाल आते हैं तो ईवीएम सही रहती है। इसके बाद जब 2014 में, इसके पहले 2014 में जब मोदी भयंकर जनादेश लेकर, जबरदस्त जनादेश लेकर आए थे, तब भी ईवीएम जहां जहां प्रयोग हुई, ईवीएम सही थी। और यह कहना कि मोदी जी ईवीएम के फॉल्ट की वजह से आते हैं, आप समझिए कि बहुत बड़े जनादेश को गाली देने के जैसा है। तो आप अगर ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी के को मिले जनादेश पर सवाल खड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जनता के जनादेश को गाली दे रहे हैं। तो यह जो कुछ देखने में आया। इसी तरीके से कांग्रेस के गौरव वल्लभ, वह भी 2 बार उनको कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का टिकट दिया गया है। और वह कांग्रेस पार्टी के विभिन्न मंचों पर कांग्रेस का पक्ष रखते थे, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भिड़ा करते थे, मीडिया चैनलों पर आया करते थे। लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और बहुत दुखी मन से उन्होंने छोड़ी। लेटर भी लिखा खड़गे साहब को कि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सनातन के खिलाफ अब गाली और नारा नहीं लगा सकता हूं। और पार्टी में बड़े नेता किसी की सुन नहीं रहे हैं, सब मनमानी पर उतर आए हैं, कहीं कोई आपसी संपर्क नहीं रह गया है। तो कांग्रेस पार्टी का ये हाल है और यही कारण बड़े बड़े नेता लगातार छोड़ रहे हैं। और इसी तरीके से उत्तराखंड के भी बहुत से नेता लगातार पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के पहले चरण में जो वोट कम पड़े हैं, उसका कारण यह भी हो सकता है कि संजय निरुपम जैसे नेताओं की अपील काम की हो, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बिल्कुल भी गलती से वोट मत देना, वोट देना है तो बीजेपी को दो, बीजेपी से संबंधित पार्टियों के, गठबंधन पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दे दो, लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस को वोट देना आपके लिए बेकार है। और जहां तक बात रही मोदी जी की लोकप्रियता की, तो मोदी जी लगातार एक बड़ी बड़ी जनसभाओं में उनकी रैलियां चल रही हैं, जनता उनको सैल्यूट कर रही है, उत्साहित है। और इसके अलावा मोदी जी ने कांग्रेस की दुखती नस, जो कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वह दुखती नस थी, जिस पर मोदी जी ने अपने अपने कैसे कह सकते हैं ना कि उसको दबा दिया, दुखती नस को दबा दिया। और इस दुखती नस के साथ साथ उन्होंने उनके मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़ा कर दिया। और गरीबी और तमाम जो राहुल गांधी के द्वारा चुनाव प्रचार में SC ST आदिवासी पे जो सवाल किया गया था, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। और इस तरीके से पूरी कांग्रेस तिलमिला गई है। मोदी जी के लिए विदेशों में भी रैलियां निकाली जा रही हैं, और जो अब्रॉड मोदी फैन हैं वो बड़ी बड़ी मार्च कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि लोकप्रियता किस तरीके की है, और विदेश में रहने वाले भारतीय मोदी जी से मिलने के लिए कितने आतुर रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसमें आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप जो है एलन मस्क को देख लीजिए, आप जितने बड़े बड़े सुंदर पिचाई को देख लीजिए, जापान की, अमेरिका की जो बड़े बड़े कंपनियों के CEO है, वह मोदी जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं। चुनाव के बीच में एलन मस्क मुलाकात नहीं कर पाए तो उनका आना कैंसिल हुआ है। वह इस साल के अंत तक आएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे EV पे बहुत काम करना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे बहुत बड़ा मार्केट उनको यहाँ पे फैक्ट्री डालनी है, मार्केट खड़ा करना है। मोदी जी के साथ उनका कुछ इस विषय में नेगोशिएशन हुआ है, और काफी वो प्रभावित हैं मोदी जी की नीतियों से, और वह यहाँ आना चाहते हैं। तो चुनाव के बाद का वह इंतजार कर रहे हैं, वह यहाँ आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक तरफ आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लड़कों की एक फिल्म आई थी पहले, वह फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। इसके बाद बुआ बबुआ की एक फिल्म आई थी, बुआ बबुआ के बाद फिर से 2 लड़कों की फिर से फिल्म आई है, और वह फिल्म पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ गठबंधन सिर्फ मजबूरी में हुआ है।
17 सीटें कांग्रेस को गई हैं, बाकी सीटें अखिलेश यादव यानी सपा ने अपने पास रखी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों की पार्टी के स्वयं के हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे, सुधर नहीं रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। और ये देश और प्रदेश का परिवर्तन करेंगे तो जनता को अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए कि यह अपने अस्तित्व और अपने भविष्य को बनाने आए हैं, न कि वह जनता के भविष्य और जनता की किस्मत को सुधारने आए हैं। तो अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करिए। और गठबंधन जो इंडी गठबंधन से जो नेता खफा होकर निकल रहे हैं या उनकी नीतियों से और जो मोदी जी से प्रभावित होकर आ रहे हैं, उनकी बात को जरूर ध्यान से सुनिए। शायद आप में जो फैलाया जा रहा भ्रम है, आपके दिमाग में जो भ्रम डाला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप बच पाएंगे। तो आपने एक और देखा होगा, अभी रांची में एक रैली हुई थी। रांची में रैली हुई थी इंडी गठबंधन की, उल जुलान करके इस तरीके से। उसमें संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बहुत ताबड़तोड़ भाषण दे रहे थे। वो ताबड़तोड़ तो पहले भी भाषण दिए हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ भाषण दिया था। ऐसी वीडियो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ संजय सिंह को महामक्कार कह सकते हैं। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पे खूब सवाल खड़ा किए थे, उनके करप्शन पे खूब सवाल खड़ा किए थे। एक वीडियो बहुत वायरल होता है, उन्हीं के साथ वो चिपक के बैठे हुए हैं और उसी अंदाज में फिर ताबड़तोड़ भाषण दे रहे हैं। अगर उनके पुराने भाषण को कोई सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान है किस तरीके का और किस तरीके की झूठ परोसता है और कितनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ परोसता है। तो जो रांची में जो उल जुलान करके और इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई थी, उसमें उसने कहा कि कल्पना सोरेन और कल ये सुनीता केजरीवाल ये दोनों वीरांगनाएं हैं, जेल में इनके पति गए हैं तो ये वीरांगना हो गई। किस बात की वीरांगना हो गई और कहाँ से वीरांगना हो गई, वीरांगना क्या मतलब होता है, इन्होंने उनको वीरांगना बताया। और इसके बाद जहाँ रैली समाप्त हुई, रैली में तो उन्होंने कृत्रिम भीड़ बहुत जुटा रखी थी। भीड़ में आने वाले सब, उन्हें ये भी नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन भीड़ में बहुत से लोग आए थे। जाने के बाद तरह तरह के इंटरव्यू वायरल हो रहे थे। और उसी भीड़ के वापसी के समय जनता दल लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ताबड़तोड़ कुर्सियां फेंकना, मारना पीटना शुरू हो गया। तो यह आप समझ सकते हैं कि कितना ऊपर के नेताओं में मेल है और कितना नीचे की जनता में कनेक्टिविटी है। इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब अमरोहा का आप उदाहरण लेंगे तो अमरोहा में पिछले बार वहां पे बुआ बबुआ पहुंचे थे, इस बार वहां पे यूपी के 2 लड़के पहुंच गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इनको वोट देने की बस तिकड़म लगानी है। इसलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। आप ये सोचिए कि हमारे लिए कौन नेता, किसकी नीति अच्छी है, उस पर काम करिए और अपने वोट का सही से इस्तेमाल करिए। सेकंड चरण 26 तारीख को है। और संजय निरुपम की बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वह नेता वहां से एक बुरा अनुभव लेकर आया है। तो बुरा अनुभव जो लेकर आता है वो सही बात करता है। इन्हीं बातों के साथ, ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ फिर आते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।